दक्षिण भारत के जो राजा थे, जो शासक करते थे, कितने वंशज पे थे, कौन से राजा कौन से वंश का था, यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग पूरा टोटल जानेंगे। और हम जानेंगे कि दक्षिण भारत में जैसे ही राजा आए थे, जैसे ही शासक आए थे, तो वहां पे कितने वंशज चल रहे थे। जैसे वकाटक वंश को हटाकर चालुक्य वंश आए थे, चालुक्य को हटा के आए थे आपका राष्ट्रकूट वंश, और राष्ट्रकूट को फिर हटा के चालुक्य आए। मतलब कि ये चालुक्य तीन तीन बार चालुक्य वंशज आए थे। और हम लोग जानते हैं राष्ट्रकूट और चोल वंश के बारे में भी समझेंगे। इधर साइड है चोल वंश और इधर साइड है पाल वंश, इधर साइड है राष्ट्रकूट और ये है आपका राष्ट्रकूट, और इससे पहले आते हैं आपका, इसका नाम है तुम्हारा चोल वंश, चोल वंश। तो ये सबके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। अब जैसे ही अगर हम पाल वंश के बारे में पढ़ेंगे तो पाल वंश का जो भी शासक था उसको हरा के सेन वंश आ गया। तो एक दूसरे को हटा के और हरा के हर एक वंश आना स्टार्ट हो गया। तो ये दक्षिण भारत की सारी बात हम लोग समझेंगे वहां पे। तो पहले हम वकाटक वंश के बारे में जानते हैं। वकाटक वंश यानी दक्षिण भारत में, जैसे हम लोगों ने देखा था किसके बारे में, हम लोगों ने कनिष्क के बारे में देखा था, कुषाण वंश का शासक कनिष्क के बारे में देखा था। उसी से उसको मतलब हराया था गुप्त वंश वालों ने। गुप्त वंश कनिष्क को तो हराया नहीं था, कनिष्क के हटने के बाद ऐसा कोई आया ही नहीं था कुषाण वंश में जो शासन कर सके। और हमारे गुप्त भारत में गुप्त वंश चल रहा था, गुप्त काल चल रहा था, उस समय उसको हरा दिया गुप्त लोगों ने और वहां पे राजा बन गए थे। इसी तरीके से वकाटक भी उसी कुषाण वंश के शासकों से आए थे। तो आए दक्षिण भारत में, और दक्षिण भारत में आने के बाद अपना वकाटक वंश स्टार्ट कर दिए, चलाना स्टार्ट कर दिए। उसका जो संस्थापक था उसका नाम था विंध्य शक्ति। पहले विंध्य राज भी कहा जाता है या तो विंध्य शक्ति उसे कहा जाता है। तो ज्यादातर विंध्य शक्ति के नाम से जानोगे। वकाटक वंश का संस्थापक अगर पूछेगा तो आप कह सकते हो कि विंध्य शक्ति था, ठीक है। और वहां का पहला जो राजधानी वहां पे था, उस राजधानी को नंदी वर्मन बनाने के बाद जब प्रवर सेन आया था, उसी का शासक जो आया था, इसका वकाटक के शासक जो आया था, जो शासन करने जो राजा आया था, प्रवर सेन आया था। प्रवर सेन ने परवरपुर उसकी राजधानी बना दिया था। किसकी राजधानी? इस वकाटक की राजधानी परवरपुर बना दिया था। तो परवरपुर के बारे में भी आप समझना। शासक कौन था? प्रवर सेन था। और इसकी अभिरुचि क्या थी? प्रवर सेन की अभिरुचि साहित्य में थी। और इसका अंतिम जो शासक आया था ये था पृथ्वी सेन। लेकिन पृथ्वी सेन इस वकाटक वंश को पूरी तरीके से संभाल नहीं पाया था। और जैसे ही संभाल नहीं पाया है तो टुकड़ों में बिखरना स्टार्ट हो गया था। जो वकाटक वंश थे, यहाँ पे वकाटक वंश पूरे टुकड़ों में बिखरना स्टार्ट हो गया। इसी में से आता है एक चालुक्य वंश, इसी से निकलता है चालुक्य वंश। और उसी का वकाटक वंश जैसे ही पृथ्वी सेन आया और उसका टुकड़ा होने लगा। अब किस चीज का टुकड़ा? मान लीजिए कि हर एक वंशज अपना अपना कर रहे, जैसे राष्ट्रकूट आया, चालुक्य आए। तो चालुक्य बहुत प्रतापी थे और चालुक्य का जो शासक था उस समय पृथ्वी सेन था, सॉरी पुलकेशिन था। ये चीज हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो चालुक्य तीन बार में आए थे। एक बार चालुक्य आए और फिर इसको हरा देते हैं। कौन से वंश के? कि ये फिर चुप हो जाता है। 100 साल के बाद फिर चालुक्य स्टार्ट होते हैं, फिर 100 साल के बाद फिर चालुक्य स्टार्ट होते हैं। यानी ये चालुक्य वंश तीन बार अपना स्थापना करते हैं। और चालुक्य की पहली राजधानी वातापी यानी वादामी बनती है। चालुक्य की पहली राजधानी वातापी। दूसरी बार में भी चालुक्य जब आते हैं तो उसको कल्याणी बनाते हैं अपनी राजधानी। और तीसरी बार में जब फिर आते हैं तो उसको बेगी राजधानी बना देते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ चालुक्य के विषय में ही नहीं, हम वकाटक के विषय में, चालुक्य वंश के विषय में, यहाँ चोल वंश के, पल्लव वंश के और हम पाल वंश के बारे में पूरा टोटल समझेंगे कि ये क्या क्या इसकी समस्याएं थी। राष्ट्रकूट वंश के बारे में भी हम समझेंगे। ऐसे समझना ना कि जैसे आपको दिक्कत ना हो। मतलब इसमें इतना ज्यादा है ना, उसने उसको मारा, उसने उसको मारा, उसने उसको मारा, ये कहानियां बच्चों को फिर दिमाग से उतरना स्टार्ट हो जाता है। तो उतारना नहीं है, उसे कितने अच्छे से समझना है। अब समझिए चालुक्य वंश। चालुक्य वंश कितने बार आए थे? टोटल 3 बार आए थे। और 3 बार में पहली बार में अपनी राजधानी वातापी बनाया था। और वातापी को वादामी भी कहा जाता है, इसकी राजधानी वही थी। दूसरे बार में जब चालुक्य आए थे तो कल्याणी अपनी राजधानी बनाए थे। तीसरे बार में जब आए थे तो बेगी अपनी राजधानी बना दिए थे।
और इस चालुक्य का संस्थापक जो था जय सिंह था। चालुक्य का संस्थापक जो था जय सिंह था। और चालुक्य का जो शासक करने वाला जो राजा था वो पुलकेशीन था। पुलकेशीन था और पुलकेशीन बहुत प्रतापी राजा था। और बहुत प्रतापी होने के कारण यहाँ पे कन्नौज था, कन्नौज, और कन्नौज का राजा उस समय था हर्षवर्धन, और उस समय चल रहा था वर्धन वंश। और वर्धन वंश को मतलब हर्षवर्धन को इसी पुलकेशीन ने नर्मदा नदी के तट पर, ये नर्मदा नदी जाती है और इसी नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशीन ने हर्षवर्धन को पराजित कर देता है। क्या कर देता है? पराजित, यानी उसको हर्षवर्धन को खत्म कर देता है। जब खत्म करता है तो उसके साथ पुलकेशीन का दरबारी कवि रहता है। उस दरबारी कवि का नाम रहता है रवि कृति। और रवि कृति ने एक अभिलेख, जिस अभिलेख का नाम है ऐहोल अभिलेख, उसी अभिलेख में लिखवाया था कि पुलकेशीन द्वारा हर्षवर्धन वंश का राजा हर्षवर्धन पराजित हो गया। तो उस ऐहोल अभिलेख में रवि कृति, ये कौन थे? ये पुलकेशीन का दरबारी कवि था और उसमें उसने इस तरीके से लिखवा दिया। जब ये पुलकेशीन यहीं तक नहीं, यहां से चलता है कहां पे? पल्लव वंश में। कहां चला जाता है? ये रहा पल्लव वंश। अब पल्लव वंश से पहले चोल वंश यहाँ पे रहते थे। जब संगम काल में हम लोग पढ़े थे तो संगम काल में देखा था कि चेर, चोल, पांड, तीन के बारे में। यहाँ पे देखा था हमने चेर के विषय में, यहाँ पे पांड के विषय में, ये चोल था। और चोल का भी राजा जो था बहुत प्रतापी था और पहले से ही वो सब थे, लेकिन इस पे भारी पड़ गया पल्लव वंश। और पल्लव वंश यहाँ पे आके अपना हक जमाना स्टार्ट कर दिया और चोल वंश सामंत बन के रह गए थे। ठीक है, तो जब ही पल्लव वंश आया था तो पल्लव वंश के, अब सुनिए, जब चालुक्य वंश का राजा पुलकेशीन हर्षवर्धन को हराया कन्नौज से, तो ये चला गया। उसको हराने के बाद ये आया हराने के लिए पल्लव वंश का जो राजा था महेंद्र वर्मन, और महेंद्र वर्मन को पूरी तरीके से परास्त कर देता है और वहां पे कांची कोंड का उपाधि धारण कर लेता है, क्योंकि कांची, यहाँ पे कांची इसकी पल्लव वंश की राजधानी थी। तो कांची कोंड का उपाधि धारण कर लेता है और इसका मतलब होता है कि यह है विजेता, मतलब इस पे इसने विजय पाया है। किस पे? पल्लव वंश के कांची पे इसने विजय पाया है, इसलिए कांची कोंड का इसने उपाधि धारण पुलकेशीन ने कर लिया। ठीक है, पुलकेशीन ने क्या कर लिया? कांची कोंड का उपाधि धारण कर लिया। और ये किसको हराया था? ये महेंद्र वर्मन को भी हराया और इसने कन्नौज के राजा हर्षवर्धन को भी हराया था। इसने ऐहोल अभिलेख में लिखवाया था कि उत्तर भारत का राजा हर्षवर्धन को हमने हराया है। तो उत्तर भारत का राजा था हर्षवर्धन और दक्षिण भारत का राजा था पुलकेशीन। और ये नर्मदा नदी के तट पे दोनों की भिड़ती है लड़ाई और वहीं पे इसको कर देता है परास्त। इसका दरबारी कवि रवि कृति था, ये आपके माइंड में होना चाहिए। इसने अभिलेख कौन सा लिखवाया था? ऐहोल अभिलेख। ठीक है, उपाधि धारण कौन सा किया था? कोची कांड की उपाधि इसने धारण कर लिया था। ये पल्लव वंश की राजधानी कोची थी और उसी कोची कांड कोंड का उपाधि धारण कर लिया। इसका मतलब है कि वो उसने विजय उस पे प्राप्त कर लिया है और ऐहोल भी, इस पे भी इसने विजय प्राप्त कर लिया, लिखवा दिया था। पुलकेशीन क्या किया? पल्लव वंश पे फिर दोबारा आक्रमण करने गया था। कहां पे? पुलकेशीन यहाँ से मतलब चालुक्य वंश का राजा पुलकेशीन यहाँ से ये चला गया था इस पल्लव वंश के राजा पे फिर आक्रमण करने के लिए, युद्ध करने के लिए। और उस समय का राजा था नरसिंह वर्मन। उस समय का राजा का नाम था नरसिंह वर्मन। और इन दोनों में होती है युद्ध और होता है बहुत बड़ा, ये बहुत बढ़िया से पराजित होता है। कौन? पुलकेशीन। और जैसे ही नरसिंह वर्मन को हराने आता है, नरसिंह वर्मन जाके इसको मारता है। और यहाँ पे जाने के बाद नरसिंह वर्मन ने देखा कि इसने मेरे कांची पे अपना कांची कोंड उपाधि धारण पुलकेशीन ने कर लिया, तो जब मैं पुलकेशीन को हरा दिया तो मैं यहाँ पे जाके इस वातापी कोंड का उपाधि धारण कर लेता हूँ। तो वातापी जो था, वातापी ये इसकी चालुक्य वंश की राजधानी थी। इसी वातापी पे इसने जाके अपनी
अपनी वातापी कोंड का उपाधि धारण कर लेता है कौन? ये कर लेता है नरसिंह वर्मन, वातापी कोंड का। ठीक है, इसका अंतिम शासक जो आता है, अब चालुक्य वंश का जो अंतिम शासक आता है वो कृति वर्मन आता है। और कृति वर्मन को इसी में रहते हैं, चालुक्य के बाद आते हैं, देखो चालुक्य जो है ना, चालुक्य वंश के बाद आते हैं इसी में राष्ट्रकूट। अब आपको पता है कि पुलकेशिन तो खत्म हो गया, अब अंतिम शासक आया था कौन सा? कृति वर्मन। और जैसे ही कृति वर्मन आया, इसी में से एक राजा ने उठा, राष्ट्रकूट का एक राजा, उसका नाम था दंती दुर्ग, और चालुक्य वंश के कृति वर्मन को मार के परास्त कर देता है। वहां पे यहाँ पे चालुक्य वंश को इसने, पहले चालुक्य वंश को खत्म कर देता है, और वातापी राजधानी पे तो उसने अपना कोचीकांड का, इसका उपाधि धारण कर लिया है वातापी कोंड का, नरसिंह वर्मन ने। ठीक है, तो इसी राष्ट्रकूट ने ही किसको हरा दिया? चालुक्य वंश के जो अंतिम राजा था, उस राजा का नाम क्या था? उस राजा का नाम था कृति वर्मन। यहाँ पे चालुक्य फिर खत्म हो जाते हैं और ये सामंत जीवन जीने स्टार्ट कर देते हैं। जब सामंत जीवन स्टार्ट कर देते हैं जीना, फिर उसके बाद कुछ समय के बाद आता है चालुक्य का एक राजा आता है जिसका नाम है तैलफ। 200 साल के बाद, तो 100 साल के बाद देखने से पहले हम लोग चलते हैं एक बार राष्ट्रकूट के बारे में देखने के, क्योंकि अब राष्ट्रकूट का कोई ऐसा राजा आएगा जो बहुत कमजोर पड़ेगा, और तभी तो तैलफ हराएगा। जब तैलफ हराएगा तभी तो यह अपनी कल्याणी राजधानी बनाएगा। तब हम चलते हैं राष्ट्रकूट के बारे में। अब हम देखते हैं राष्ट्रकूट के, फिर हम यहाँ पे आएंगे। वैसे आप लोग को समझना है, पहले आप लोगों ने एक के बारे में समझ लिया और दूसरे चालुक्य के विषय में थोड़े समय के बाद समझो। जैसे इसने 100 साल बिताया था, हम 10 मिनट बिता देते हैं यहाँ पे। देखिए, अब हम चलते हैं राष्ट्रकूट, और राष्ट्रकूट का जो राजधानी था मानखेत था, उसे मारखेट कहते हैं लेकिन मानखेत था कहा जाता है कि यहाँ पे उसकी राजधानी थी राष्ट्रकूट की। इस राष्ट्रकूट ने अपनी राजधानी यहीं पे बना लिया था। पहले चालुक्य वंश की राजधानी वातापी थी और इसने अपनी राजधानी बना लिया था मान्यखेत। अब इसका जो संस्थापक था दंती दुर्ग था। कौन? दंती दुर्ग। इसी दंती दुर्ग ने इस कृति वर्मन को मारा था। जो कृति वर्मन अंतिम शासक था, चालुक्य का अंतिम शासक था, इस चालुक्य के अंतिम शासक को राष्ट्रकूट वंश का दंती दुर्ग ने परास्त किया था। ये जो संस्थापक था राष्ट्रकूट का, संस्थापक दंती दुर्ग था, इसने ही इस राष्ट्रकूट के कृति वर्मन को परास्त कर देता है, यानी खत्म कर देता है। अब इस पे राष्ट्रकूट का पहला जो अब शासक जो आएगा वो कृष्ण प्रथम आता है। राष्ट्रकूट का प्रथम जो राजा आता है वो आता है कृष्ण प्रथम। और कृष्ण प्रथम ने महाराष्ट्र में, यानी महाराष्ट्र के एलोरा में खूब सुंदर पहाड़ को काट के और दक्षिण भारत में शंकर जी का मंदिर यानी मूर्ति खूब सुंदर बनवा देता है। अब मूर्ति क्या, मंदिर पूरा बनवा देता है पहाड़ को काट के, फर्स्ट क्लास का। तो देखो, अब यहाँ पे आप लोगों ने किसके बारे में, राष्ट्रकूट के विषय में देख रहे हो। यहाँ पे चालुक्य वंश प्रथम वाला खत्म है, जब द्वितीय आएंगे तब मैं बताऊंगी आपको क्योंकि वो कैसे खत्म होते हैं। अब इसके बाद में इसका शासक आता है कृष्ण प्रथम। अगला शासक आता है ध्रुव। इसका नाम है ध्रुव। त्रिपक्षीय संघर्ष में इसने भाग लिया था। अब त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है ये सोचोगे, सोचने की बात क्या है। जब कन्नौज का राजा हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी तो उस समय यहाँ का राजा ऐसा कोई अच्छा नहीं बना और इस पे तीन राजाएं अपना अपना चल दिए। एक तो था पाल वंश का राजा, एक तो था राष्ट्रकूट, चालुक्य खत्म हो गया था, राष्ट्रकूट का राजा। तो राष्ट्रकूट का राजा जो था ध्रुव, ये चल दिया था कन्नौज पे हमला करने के लिए। और यहाँ था प्रतिहार वंश, प्रतिहार वंश का शासक चल दिया था कन्नौज पे हमला करने के लिए। प्रतिहार वंश का शासक चल दिया था कहाँ, कन्नौज पे हमला करने के लिए। तो इसी को कहा जाता है त्रिपक्षीय संघर्ष। और ये भी हार जाता है और ये भी हार जाता है, जीतने वाला हो जाता है प्रतिहार वंश। और प्रतिहार वंश ने अपनी राजधानी कन्नौज को बना लेता है। और शासक जो आता है ध्रुव,
त्रिपक्षीय संघर्ष में जो भाग लेता है राष्ट्रकूट का वंश है, यह तो पूरी तरीके से हार जाता है। उसके बाद शासक आता है, इसी राष्ट्रकूट का तीसरा शासक जो आता है इंद्र तृतीय। इसने क्या किया, प्रतिहार वंश जो था, यहाँ पे प्रतिहार वंश था ना, इसी प्रतिहार वंश का राजा मिहिर भोज इसको पूरी तरीके से हरा देते हैं। और महेंद्र पाल भी एक राजा था यहाँ का, उसने हरा देता है किसको, इस राष्ट्रकूट के इंद्र तृतीय को। ये दो के दो राजा मिलके परास्त कर देते हैं, अधूर्व भी परास्त हो जाता है। और ये अपना प्रतिहार वंश का जो राजा था, ये अपना यहाँ पे आके अपना हक जमा लेता है। तो ये किसका था, ये था आपका प्रतिहार वंश। प्रतिहार वंश का शासक मिहिर भोज था और महेंद्र पाल था। इसने हरा देता है इस राष्ट्रकूट के राजा को। चालुक्य तो थे नहीं, चालुक्य 100 साल के बाद आएंगे। और ये भी पीछे हट जाता है, पाल वंश भी पीछे हट जाता है। उस समय विजय सेन था, वो भी पीछे हट जाता है, आगे नहीं बढ़ता है। तो ये इस तरीके से इन सबों का काम रहता है, ठीक है। इसके बाद में आता है कृष्ण तृतीय। जैसे ही इंद्र को हरा देते हैं, प्रतिहार वंश के मिहिर भोज महेंद्र पाल हरा देते हैं, वैसे ही राष्ट्रकूट का फिर अगला शासक आता है। उस शासक का नाम रहता है कृष्ण तृतीय। ये आता है और ये चोल शासक परांत को पराजित कर देता है। अब आपने देखा था पल्लव वंश, यहाँ पे पल्लव वंश था, चोल को हराने के बाद आए थे पल्लव। अब पल्लव वंश को हराते हैं, अब देखो कौन, अब चोल अपना स्थापना यहाँ पे फिर करेंगे चोल। अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा होगा, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को आ रहा होगा। तो कृष्ण तृतीय ने चोल शासक परांत को पराजित कर दिया था। किसको, परांत को पराजित चोल शासक ने किया था, राष्ट्रकूट के शासक ने, कृष्ण तृतीय ने। तो इसका अंतिम शासन था कृष्ण तृतीय था। कौन था, कृष्ण तृतीय। चोल वाला अभी ना समझो, चोल वाला के बारे में आपको बताऊंगी। उसके बाद आया था, इसके बाद आया था कर्क तृतीय। कर्क तृतीय आया था, कौन आया था, कर्क द्वितीय आया था। और इस चालुक्य का तैलप ने हरा दिया था किसको, अब देखो आया चालुक्य। अब इतने दिनों के बाद जब देखा चालुक्य ने देखा कि इस राष्ट्रकूट का एक वंश है जिसका नाम है कर्क द्वितीय। अब ये बहुत कमजोर है, इसको हम हरा देते हैं। कौन, ये सोचा चालुक्य वंश का राजा ने सोचा कि इस राजा को हम जाके हरा देते हैं, कर्क द्वितीय को हम हरा देते हैं, क्योंकि ये सही नहीं है। और उस समय का राजा कौन था, संस्थापक कौन था, वो बना था तैलप। और तैलप ने इस राष्ट्रकूट के कर्क द्वितीय को पूरी तरीके से परास्त कर देता है और अपने बना लेता है फिर कौन सा, चालुक्य वंश। दूसरे बार में फिर चालुक्य वंश आते हैं और अपनी राजधानी बना देते हैं कल्याणी राजधानी, ठीक है। अपनी राजधानी फिर कल्याणी राजधानी बना देते हैं और इसके संस्थापक तैलप हो जाते हैं और राष्ट्रकूट वंश कर्क तृतीय को हरा देते हैं। राष्ट्रकूट वंश के तृतीय को ये परास्त पूरी तरीके से कर देते हैं। अब इसके बाद आता है शासक, इसके बाद जैसे ही तैलप के बाद देखोगे सोमेश्वर आता है। आते तो बहुत सारे हैं लेकिन प्रतापी कोई नहीं रहता है, जो प्रतापी नहीं रहता है उसके बारे में बात ही नहीं करनी है। सोमेश्वर आता है, सोमेश्वर भी बहुत प्रतापी शासक था और इसने चोल का शासक राज्य ने इसको हरा देता है। यहाँ पे चोल है, अभी पाल भी पढ़ोगे और चोल भी पढ़ोगे, सबके बारे में आपको पढ़ना ही है, ठीक है। तो कौन आया था, आपका राज्य यही का चोल का शासक था। तो चोल के शासक ने सोमेश्वर को हरा देता है और यहीं पे फिर इसकी कहानी समाप्त हो जाती है। जैसे ही कहानी समाप्त हो जाती है फिर ये चालुक्य सामंत जीवन जीने लगते हैं। और जैसे ही ये सामंत जीवन जीते हैं फिर 100 साल के बाद ये फिर उभरेंगे, क्योंकि देखो जैसे ही इसकी गलती थी, किसकी, राष्ट्रकूट की गलतियां क्या थी कि जैसे ही ये परास्त करते थे तो इसको पूरी तरीके से समाप्त नहीं करते थे, कुछ न कुछ इसको छोड़ देते थे और ये धीरे धीरे फिर उभर जाते थे। तो 3 बार में चालुक्य वंश आए थे और जैसे ही चालुक्य वंश फिर आए और तो उसके बाद में चालुक्य ने अपनी बेगी राजधानी बनाया, इसका संस्थापक विष्णुवर्मन था। तो इस तरीके से 3रे बार में ये आया था। अब हम लोग चलते हैं किसके, अब हम समझते हैं किसके बारे में, पल्लव वंश के बारे में और हम चोल वंश के बारे में समझते हैं। ये तो राष्ट्रकूट था और चालुक्य वंश के बारे में हमने पूरी तरीके से समझ लिया है।
अब पल्लव वंश की राजधानी थी कांची, और जिस कांची कोंड का उपाधि पुलकेशिन ने धारण कर लिया था, ये था पुलकेशिन राष्ट्रकूट वंश का शासक, और यहाँ थी राजधानी पल्लव वंश की कांची। इस कांची पे अपना क्या कर लिया था, अपना कांची कोंड का उपाधि धारण कर लिया था। इसका जो संस्थापक था, ध्यान से समझना, पल्लव वंश का जो संस्थापक था इसको कहते हैं सिंह विष्णु था। कौन था? सिंह विष्णु था। और इसका जो शासक करने वाला था महेंद्रपाल। क्या इस महेंद्रपाल को चालुक्य वंश का पुलकेशिन हराया था कि नहीं हराया था? इसको पूरी तरीके से परास्त कर दिया था। तो चालुक्य वंश का जो संस्थापक था सिंह विष्णु था, शासक करने वाला महेंद्रपाल था, और अगला शासक आया था नरसिंह वर्मन। कौन आया था? नरसिंह वर्मन। जिस नरसिंह वर्मन ने हरा दिया था पुलकेशिन को, और वातापी कोंड का उपाधि इसने धारण कर लिया था, इसने उसको हरा के अपने ऊपर। इसका अगला शासक आ जाता है, इसका नाम है अपराजित। और चोल शासक को ही तो हरा के पल्लव वंश आए थे। देखो, चोल शासक को हरा के पल्लव वंश आए थे। अब देखा चोल शासक देख लिए कि पल्लव वंश तो बहुत कमजोर पड़ गया, क्यों ना हम अब अपना रंग दिखाते हैं। अब इसने अपना रंग दिखाया और देखा कि अपराजित यहाँ का एक राजा है, कसका पल्लव वंश का राजा आया था अपराजित, और अपराजित को चोल यहीं पे है, और चोल वंश का शासक आदित्य ने अपराजित को पराजित कर देता है। अपराजित को पराजित कर देता है कौन? चोल वंश का शासक। यहीं पे है पल्लव और यहीं पर है चोल। तो पल्लव आप लोग समझे हो कि नहीं? पल्लव वंश, तो पल्लव वंश को किसने समाप्त कर दिया? पल्लव वंश को समाप्त करने के लिए चोल शासक आदित्य ने आया था, और आदित्य ने परास्त कर देता है। तब हम देखते हैं भैया चोल वंश के बारे में समझ लेते हैं क्या है चोल वंश। चोल वंश 2 चरणों में बट गया था। अब कौन से चरणों में? एक तो बटा था जब संगम काल आया था। संगम काल के विषय में जब हम पढ़ रहे थे कि 3 संगम हुआ था, चेर में, पांड में, चोल में। इस तरीके से हमने संगम के बारे में जब देखा था, तो पहले बार उस समय चल रहा था चोल, लेकिन चोल को परास्त करके पल्लव वंश आ गया था। और जैसे ही पल्लव वंश आया था, चोल दब गया था पूरी तरीके से। जब चोल दब गया, तब उसके बाद में दूसरे बार फिर 8वीं सदी में ये चोल फिर उभर जाते हैं, और चोल वंश का राजा आता है आदित्य। प्रथम राजा इसका आदित्य आता है, और इसको खत्म कर, प्रथम नहीं, संस्थापक तो दूसरा था, विजय पाल था। कौन था? चोल वंश का जो संस्थापक था वो विजय पाल था, लेकिन इसने देखा कि इसका अगला राजा चोल का आता है आदित्य। तो आदित्य भैया प्रतापी राजा था, वो भी उसने देखा कि हम लोगों को दबा के पल्लव वंश आया था। ये भी तो इतिहास पढ़ता होगा, ये भी इतिहास पढ़ता है। देखा कि हमारे को दबा के पल्लव वंश आ गया था, और पल्लव वंश के अपराजित को देखा कि बड़ा सुस्त आदमी है, ये लड़ नहीं सकता, तो हम चलते हैं। तो आदित्य ने इसे डायरेक्ट पराजित कर दिया, और यहीं से पल्लव वंश को समाप्त कर देता है। तब अपना वंशज चलाता है, जिस वंशज का नाम होता है चोल वंश। और चोल वंश 8वीं सदी में फिर आते हैं। पहली में आते थे संगम काल में, और दूसरी में आना स्टार्ट हो गए 8वीं सदी में। चोल का जो संस्थापक था, इस चोल का संस्थापक था विजय पाल था। इसके बाद यहाँ का जो राजा आया था आदित्य आया था, और आदित्य ने किसको हरा दिया था? अपराजित को हरा दिया था। पल्लव वंश के राजा अपराजित को हरा दिया था। उसके बाद दूसरा राजा आया था परांतक प्रथम, और परांतक प्रथम ने मदुरई आक्रमण किया। मदुरई कोंड का उपाधि इसने धारण कर लिया था परांतक ने, ठीक है। और तीसरा राज आया था राज बड़ा ताकतवर था। कैसा था? ताकतवर था। इसने श्रीलंका पर आक्रमण कर दिया था। अब श्रीलंका यहीं पे रहा, भारत के निचले पे श्रीलंका है, मान लीजिए श्रीलंका है। अब इसी श्रीलंका पे अपना आक्रमण ये कर देता है श्रीलंका पे। अब जैसे ही ये करता है, चोल का शासक कौन रहता है उस समय?
चोल का शासक राज रहता है और ये आक्रमण कर देता है और वहां पे अपनी उपाधि धारण कर लेता है। मामुंडी का उपाधि इसने धारण कर लिया और इसी ने ही बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। ये तमिल में है बृहदेश्वर मंदिर, बहुत बड़ा। और इससे पहले कौन बनवाया था मंदिर? इससे पहले बनवाए थे कृष्ण प्रथम ने शंकर जी का मंदिर, जो महाराष्ट्र में है और एलोरा में है, महाराष्ट्र में एलोरा में है। ठीक है। इसके बाद जब ये इतना अपना काम कर लिया, फिर इसका राजा आया, चोल का राजा आया जिसका नाम था राजेंद्र प्रथम। और राजेंद्र प्रथम ने फिर इसने भी श्रीलंका पर हमला किया और महेंद्र पंचम को पूरी तरीके से हरा देता है और बंगाल पर भी आक्रमण कर लेता है। और बंगाल का राजा रहता है महिपाल, बंगाल का महिपाल ये राजा रहता है और बंगाल पर भी आक्रमण कर देता है। और करने के बाद वहां से उसने सिर्फ आक्रमण किया था महिपाल पर, बंगाल पर आक्रमण किया था क्योंकि उसको बंगाल के यहाँ पे गंगा जल चाहिए था और लेके मतलब गंगकोट का इसने उपाधि धारण किया था। और इसने इंडोनेशिया में भी हमला कर दिया था, शैलेंद्र को हरा दिया था पूरी तरीके से। और इसने खूब सुंदर एक तालाब बनवाया था जिस तालाब का नाम था गंगईकोंडपुरम, इसका नाम था ये चीज। और इसका अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय आया और समाप्त हो गया इसका जीवन। किस तरीके से सामंत जीवन फिर जीने लगे, चोल अपने सामंत जीवन में फिर उभर आए। ठीक है। अब बताइए आप लोग, कहीं आपको इसमें से कहीं भी दिक्कत है? कहीं भी, कहीं से भी बताओ कहाँ दिक्कत है? किसी जगह पे दिक्कत है? आप किस तरीके से नहीं समझे? वाकाटक वंश आया था लेकिन ये कुषाण वंश का था, ये तो समझ ही गए हो। कुषाण वंश, जिस तरीके से मध्य एशिया से कुषाण वंश आए थे, शक शासक आए थे, पूरे भारत पर आक्रमण करने के लिए आए थे, हमला बोलने के लिए आए थे, इसी तरीके से उसका ही कुछ अंश आया और वाकाटक वंश में बना और कुछ चला गया अपना गुप्त काल में, गुप्त वंश में। यहाँ की राजधानी आपको पता चल गया, शासक प्रवर सेन बहुत था लेकिन ये साहित्य में ज्यादातर इसका अभिरुचि था। ठीक है। और इसी को तोड़ ताड़ के आया था पृथ्वी सेन। अब इसी से बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े बटे और वहां पे आया था चालुक्य वंश। देखो, चालुक्य वंश 3 भागों में आया था। चालुक्य के तीनों का आपको राजधानी याद करना, पहले में कौन था, दूसरे में कौन था, तीसरे में कौन था। उसके बाद में चालुक्य को हराने वाला ऐसा कौन सा व्यक्ति था? किसने हराया था चालुक्य को? चालुक्य को क्या राष्ट्रकूट ने हराया था कि नहीं हराया था? चालुक्य का तो वंश था ही, चालुक्य अपना चला रहे थे। पुलकेशिन बहुत प्रतापी था इसमें का, चालुक्य का सबसे प्रतापी शासक चालुक्य का पुलकेशिन था। पुलकेशिन के बाद आया था कृतिवर्मन। कृतिवर्मन को इस राष्ट्रकूट के जो दंती दुर्ग था, दंती दुर्ग ने चालुक्य के अंतिम शासक यानी कृतिवर्मन को मार देता है। यहाँ पे इसकी कहानी खत्म कर देता है। ये धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और अभी ये पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो पाते हैं और राष्ट्रकूट अपना वंशज स्टार्ट कर लेता है। जैसे ही राष्ट्रकूट अपना वंशज स्टार्ट करता है और दंती दुर्ग जैसे ही आता है, उसके बाद में कृष्ण प्रथम आ जाता है, उसके बाद में ध्रुव आ जाता है और ध्रुव में त्रिपक्षीय संघर्ष करना स्टार्ट कर दिया। 3 तरह से इन सबों ने विद्रोह कन्नौज पे कर दिया था। कन्नौज का राजा हर्षवर्धन था, ही आपको पता है। और हर्षवर्धन क्या यही का था? इसने अपनी बहन का शादी यहाँ पे किया था और इसकी बहन, हर्षवर्धन की बहन का नाम था राजश्री। इसके बड़े भाई का नाम था, इसके बड़े भाई का नाम बताइए, राज्य वर्मन था, राज्यवर्मन। अब प्रभाकर इसके पिता का नाम था। ठीक है। लेकिन यशोधरा इसकी माता का नाम था, यशोमती इसके माता का नाम था। अब देखता है कि जैसे ही हमारे पिता भी खत्म, भाई भी खत्म, भाई को इसके मार देता है कौन? देवगुप्त। हर्षवर्धन के राज्यवर्मन जो भाई रहता है उसको देवगुप्त मार देता है और गृहवर्मन को कौन मार देता है? सॉरी, देखिए यहाँ पे गलती हुआ। जैसे ही देवगुप्त, जैसे हर्षवर्धन ने अपनी बहन की शादी किससे किया था? ग्रहवर्मन से। कन्नौज का राजा था ग्रहवर्मन। अब इसने अपनी बहन का शादी वहां पे कर दिया था। अब इसकी बहन राजश्री जैसे ही वहां पे गई थी और उसी के नीचे मालवा, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मालवा है, ऐसे मालवा का राजा देवगुप्त ने इस कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन को मार देता है। अब उसकी बहन जाए कहाँ? बहन चली गई, भग गई, उसे ले गए सब।
ये बंगाल का भी राजा बहुत यहाँ पे भी मतलब खराब थे सब, ठीक है। और उसके बाद हर्षवर्धन देखा कि मेरे भाई को इस बंगाल का राजा ने मार दिया, तब इसने क्योंकि इसका भाई हर्षवर्धन का भाई देवगुप्त को मार दिया था। ये सारी कहानी ऐसे आती जाती है और ये सब आप लोग को पढ़ना जरूरी है। इसे बहुत ध्यान से, ये बहुत मतलब सोच समझ के लिखा गया है और इसको बनाने में भी देखो, पढ़ने में और पढ़ाने में दोनों में समय लगता है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लेना और ध्यान में रखना। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद मैं आप लोगों को देखो प्रतिहार वंश में आप लोग को भी फिर चलना है। प्रतिहार वंश कन्नौज, ये प्रतिहार वंश है। प्रतिहार वंश ने कन्नौज पे हमला कर दिया था, वहां का राजा कौन था, ये त्रिपक्षी में पूरे कहानी ढंग से समझना होगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।